नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज एक बार फिर नेपाल में हिंदुओं पर हो रहे हमले की बात हम करेंगे। हिंदू राष्ट्र रहा नेपाल जब से धर्मनिरपेक्ष बना है तब से वहां के हिंदुओं पर हमले बढ़ रहे हैं। नेपाल इस्लामिक आतंकवाद का सुरक्षित ठिकाना तो बन ही रहा है, साथ में वहां हिंदुओं के खिलाफ संगठित अपराधों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, जिहादी शक्तियां जो नेपाल में है, जिहादी ताकतें जो नेपाल में संगठित हो रही है, वो योजनाबद्ध तरीके से हिंदुओं पर ना सिर्फ हमला कर रहे हैं बल्कि उन्हें वहां से पलायन करने को मजबूर भी कर रहे हैं। हिंदुओं के हर पर्व त्योहार को निशाना बनाया जा रहा है। बिहार से सटे नेपाल के उन इलाकों में जहां छठ पूजा पूरे धूमधाम और संगठित रूप से मनाया जाता है, वहां जिहादियों का हमला और भी तेज हो गया है। पिछले वर्ष भी जिहादियों ने छठ मनाने जा रहे छठ व्रतियों के पूजा को न सिर्फ अपवित्र किया था बल्कि व्रतियों और श्रद्धालुओं पर समूह में आए जिहादियों ने लाठी डंडों और तलवारों से हमला भी किया था, जिसमें दर्जनों लोग घायल हो गए थे। नेपाल सरकार ने भी मामला दर्ज कर खाना पूर्ति की थी, लेकिन अभी तक 1 साल बीत जाने के बाद भी किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एक बार फिर भैया दूज की शोभा यात्रा पर खुलेआम पत्थरबाजी की गई और इस बार जिहादियों ने घर की महिलाओं को आगे कर इस पत्थरबाजी में उन्हें शामिल कराया और घर की महिलाएं आगे आकर के अपने अपने छतों से इस शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी उन्होंने की, जिसका एक्सक्लूसिव वीडियो सिर्फ भारत में हमारे पास यानी सुदर्शन न्यूज के पास है। हम हमले के बाद नेपाल प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया है, जिसके कारण छठ करने वाले व्रतियों और श्रद्धालुओं को और भी दिक्कत हो रही है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या नेपाल को इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश तेज हो गई है? क्या इस साजिश में नेपाल की सेकुलर सरकार भी शामिल हो गई है? क्या नेपाल में हिंदू गंभीर खतरे में है? क्या नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिशें कमजोर हो रही है? और क्या नेपाल में हो रहे हिंदुओं पर हमले का असर भारत में भी हो रहा है? और क्या नेपाल में बैठे जिहादी भारत में अपने गजवाए हिंद की योजना को आगे बढ़ा रहे हैं? करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे, उनसे आपका परिचय करवाएंगे। लेकिन पहले देखते हैं जो एक्सक्लूसिव तस्वीर हमारे पास आई है नेपाल से। भारत में सिर्फ वो तस्वीर हमारे पास है, मैं आपको दिखाएंगे। और इसके अलावा आपको पिछले साल जो छठ पूजा पर हमला किया गया था, उसे अपवित्र किया गया था पूजा को, और उसके बाद लाठी डंडों से जो व्रतियों पर हमले किए गए थे उसके भी एक्सक्लूसिव विजुअल हमारे पास है, वो भी हम दिखाएंगे। लेकिन पहले हम देखते हैं आज के कल के, हालांकि ये कल के विजुअल्स है, कल के जो विजुअल्स है जहां पर पत्थरबाजी की घटनाएं आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि कैसे नेपाल में जिहादियों ने अपने घर की महिलाओं को आगे करके शोभा यात्रा पर पत्थर बरसाए और जिहादियों ने शोभा यात्रा पर पथराव किया। और इस पथराव करने वाले में वहां की महिलाएं, जिहादियों की महिलाएं, उनके घर की महिलाएं शामिल थी। दर्जनों लोग इसमें घायल हो गए हैं। नेपाल में छठ पूजा पर श्रद्धालुओं पर हमला किया गया, जिधर से शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। हालांकि जो नेपाल है, नेपाल के परिडिया गांव है, वहां पर वार्ड नंबर 8 का ये मामला है और जिहादियों ने शोभा यात्रा पर हमला किया। आपको मैं बता दूं कि नेपाल में परंपरा है कि छठ से पहले जो भैया दूज होती है, भैया दूज में एक शोभा यात्रा निकाली जाती है और उसके बाद छठ के लिए अपने आप को लोग तैयार करते हैं, उसके बाद छठ की तैयारी हो जाती है। तो वार्ड नंबर 8 का ये मामला है। अभी केवल एक तस्वीर आई है, हालांकि ऐसी जब ये तस्वीर हमारे पास आई और वहाँ के लोगों से जब हम लोगों ने बात करना शुरू किया, तो बहुत सारी जगहों से नेपाल में, जो कि भारत के खासतौर पे बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे नेपाल का जो भाग है, वहां पर बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई। हालांकि विजुअल्स हमारे पास केवल जो इस वार्ड नंबर 8 के जो गांव है, परिडिया गांव है, वहां से जो मध्य प्रदेश है, वहां से तस्वीरें, अभी तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से महिलाएं छतों पर समूह में खड़ी है और लगातार पत्थरबाजी वहां से कर रही हैं और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। नीचे खड़े जो लोग हैं, जो हिंदुओं की जो भीड़ है, जो इस शोभा यात्रा को निकाल रहे हैं, जो इसको लीड कर रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर घायल हुए हैं। दर्जनों लोगों को घायल अवस्था में हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। हालांकि प्रशासन ने बाद में यहाँ पर कर्फ्यू जरूर लगा दिया, लेकिन इस कर्फ्यू से जो जिहादी हैं उन्हें तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो हिंदू पर्व मना रहे थे, जो कि छठ पर्व मनाते हैं, उनको इस कर्फ्यू से काफ़ी परेशानी हो रही है और उन्हें घाट पर जाने के लिए नहीं दिया जा रहा है। और हालांकि नहाए खाए से आज छठ की शुरुआत हुई है, कल खरना है, उसके बाद परसों शाम का अर्घ्य, उसके बाद फिर सुबह का अर्घ्य दिया जाएगा। और इस दौरान भी अगर कर्फ्यू जारी रहता है तो छठ व्रतियों को काफ़ी परेशानी होगी। अपना जो पूजा, जो कि घर से बाहर निकल करके नदी के घाट पे किया जाता है, उस पर काफ़ी उन्हें परेशानी होगी। तो ये विजुअल्स आप देख रहे हैं, नेपाल में छठ पूजा पर श्रद्धालुओं पर हमले हो रहे हैं। और इस एक्सक्लूसिव विजुअल जो हमारे पास है, भारत में सिर्फ ये विजुअल हमारे पास है। हालांकि
हमने बहुत सारे मीडिया चैनलों के लोगों से बात की और उनको भी कहा कि नेपाल में इस तरीके से हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, अगर आप इस खबर को चलाना चाहें तो चला सकते हैं, लेकिन अभी तक किसी भी मीडिया ने इस खबर को जानते बूझते समझते विजुअल होते हुए भी उन्होंने इसे नहीं चलाया है। आप समझ सकते हैं कि इस तरीके के विजुअल केवल और केवल इस तरीके की खबर और इस तरीके के विजुअल्स केवल सुदर्शन न्यूज़ पे ही चल सकते हैं। बाकी जो मीडिया है उनके पास खबर भी है, ये तस्वीरें भी हमने उनको भेजी है, लेकिन चलाने की हिम्मत शायद उनमें नहीं है। हमने BBC को भी ये भेजा है और बाकी लोगों को भी भेजा, लेकिन कहीं से भी किसी ने इसे चलाने की हिम्मत अब तक नहीं जुटा पाया है। ये तो तस्वीर थी जो कल की तस्वीर है, जो शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी हो रही थी। आपको मैं दिखाता हूं छठ पूजा के दौरान पिछले साल 2021 में जो घटना हुई थी उस घटना की तस्वीर भी दिखाई। ये तस्वीर भी हमारे पास एक्सक्लूसिव है और आपको बताएं कि यहाँ ये जो तस्वीर में आप देख रहे हैं, यहाँ पर छठ व्रती घाट पर वहां पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर जिहादी समूह में पहुंचते हैं। करीब 100 से 150 की संख्या में जिहादी यहाँ पर पहुंचते हैं और उसके बाद एकाएक जो है जो छठ व्रती है उन पर हमला कर देते हैं और लाठी डंडों और तलवार के साथ उस पर हमला करते हैं और किस तरीके से पूरे जो पूजा का जो सामान था उसे छत विछत कर देता है, उसे अपवित्र कर देता है और उसके बाद जो श्रद्धालु है वो वहां से उनको भागने पर मजबूर कर देते हैं। और इस तरीके से जो छठ व्रती या छठ कर रहे थे बीच पूजा में छोड़ करके उन्हें जाना पड़ा। यानी नेपाल में अब जैसे ही जब से हिंदू राष्ट्र से धर्मनिरपेक्ष राज्य बना है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना है नेपाल, तब से इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। हिंदुओं पर हमले नेपाल में बढ़ते जा रहे हैं और खासतौर पे जो हिंदुओं के पर्व त्योहार हैं उन पर्व त्योहारों पर जिहादियों का निशाना रहता है। और छठ पर्व पे पिछले साल भी हुआ था और शोभा यात्रा पर इस पर एडिशनल यानी छठ पूजा के अलावा आज शोभा यात्रा पर भी जिहादियों ने खुलेआम पत्थरबाजी की। लेकिन अभी तक वहां पर नेपाल प्रशासन जो कि माओवादी की जो सरकार है, नक्सलियों की जो सरकार है, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि आज हमारे साथ जो मेहमान जुटेंगे मैं उससे मैं आपका परिचय करा दूं। महेश अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ेंगे, प्रदेश संयोजक हैं सीमा जागरण मंच के, जो कि लंबे समय से नेपाल में फिर से हिंदू राष्ट्र कायम हो इसके लिए वहां पर लगातार लंबे समय से काम कर रहे हैं। इसके अलावा इस चर्चा में राजेश यादव जी भी जुड़ेंगे, जो कि नेपाल हिंद सम्राट सेना के सदस्य हैं, संयोजक हैं और ये उस घटना के चश्मदीद भी हैं और उस घटना में जो पत्थरबाजी हो रही थी उस घटना में, उस पत्थरबाजी में ये घायल हो गए हैं। हालांकि अभी इन पे वारंट भी निकल गया, उल्टा जिन्होंने हमले किए हैं उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, लेकिन जिस पर हमला हुआ है उस पर कार्रवाई हो रही है। अभी राजेश जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे और महेश अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत महेश जी मैं आपसे करना चाहूंगा। और सबसे पहले दोनों मेहमानों का स्वागत। और मेरी आवाज राजेश जी अगर मिल रही है तो मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगा। क्या आवाज आपको मिल रही है मेरी? राजेश जी क्या आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी बिल्कुल बिल्कुल आ रही है आपका आवाज। बिल्कुल राजेश जी और महेश जी दोनों से हमारा संपर्क। महेश जी क्या आपको मिल रही है मेरी आवाज? जी हाँ जी तो मैं चर्चा की शुरुआत महेश जी आपसे नहीं करके मैं सीधा राजेश जी के पास जाऊंगा, क्योंकि ये चश्मदीद रहे हैं और ना सिर्फ चश्मदीद रहे बल्कि घायल भी हुए हैं। और मैं एक बार चाहूंगा अपने पीसीआर को कि एक बार जो उनकी तस्वीर है वो सामने लाएं, उनको वीडियो दिखाएं ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो भी देख सके कि राजेश जी पे किस तरीके से जिहादियों ने हमला किया और किस तरीके से हमले में घायल होने के बावजूद वो हमसे जुड़े हुए हैं यहाँ पर और वो अपनी आप बीती बताएंगे यहाँ पे। राजेश जी सबसे पहले आप बताइए कि ये जो जुलूस जो निकल रहा था पत्थरबाजी की घटना की शुरुआत कैसे हुई, कितने लोग घायल हुए और आप पर एफआईआर हुआ है, जैसा कि मुझे बताया गया है कि आप पर ही एफआईआर दर्ज कराया गया है और जो जिहादी है जिनको जो पत्थरबाजी कर रहे थे उनमें से किसी पे एफआईआर दर्ज कराया गया है, नहीं कराया गया? क्या किसी की गिरफ्तारी हुई है? क्या पुलिस उन पर भी कोई कार्रवाई कर रही है? राजेश जी। जी जय श्री राम। जय श्री राम। मेरा कहना है कि जब हम लोग यात्रा निकाल रहे थे, शोभा यात्रा छठ के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाल रहे थे, उसी क्रम में भंगा नगर पालिका जो महतौरी जिला में पड़ता है, हम लोग को हरमरी से पररिया पुगे, वहाँ मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और हम लोग वैसे जाते वक्त हम लोग उस एरिया में पुगते ही पत्थर से स्टार्ट हो गया। पत्थर छत से मुस्लिम महिला मुस्लिम पुरुष स्टार्ट कर दिया मारने के लिए हम लोग को। और हमारे साथी और खुद में मैक्सिमम अभी तक रिपोर्ट नहीं आया कि कितने लोग घायल हुए हिंदू समाज से, लेकिन जो रिपोर्ट आ रही है, आप सब टच में आ रही है तो आ रहा हूँ, तो
लगभग मतलब 15 से 20 का सर फटा है। सिर्फ मीडिया में मैं ही आया हूँ अभी, बिल्कुल। है ना। लेकिन हमारे जो साथी है हिंदू सम्राट सेना का, जो अन्य मेंबर है, वो लोग अभी मीडिया में आ नहीं पाया है और उसका रिपोर्ट भी नहीं आया है। मेरा सिर्फ आया है। अब आपके सामने मैं बोल रहा हूँ। आपने जो मौका दिया मुझे अपनी बात रखने के लिए, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। बिल्कुल और राजेश जी, मैं केवल आपको मौका नहीं, मैं जी, आपकी हर एक लड़ाई में पूरा सुदर्शन न्यूज़, पूरा सुदर्शन परिवार आपके साथ में है। और अभी आप पे जो अटैक हुआ है, इसमें इस प्रोग्राम के माध्यम से नेपाल सरकार से भी अपील करूंगा कि जो हमलावर है, जो जिहादी है, उनको पकड़े, उन पे कार्रवाई करें। और ये जो उल्टी कार्रवाई आप कर रहे हैं नेपाल सरकार, अब जो नेपाल में भारत के एम्बेसी, मैं उनसे भी अपील करूंगा और आपकी ये बात पर्सनली भी उन तक पहुंचाऊंगा। और जो भी मदद हो सकती है यहाँ से, वो सारी मदद आपको की जाएगी हमारी तरफ से। आप उसके लिए निश्चिंत रहें। आप जिस योजना में और आप जिस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं, उस लड़ाई में हमारा साथ है। उस लड़ाई को आगे बढ़ाइए, हम आपके साथ में। हमारे साथ महेश अग्रवाल जी भी हैं। महेश अग्रवाल जी भी इस लड़ाई को लंबे समय से लड़ रहे हैं, लेकिन इनका तरीका कुछ अलग है। महेश जी, सबसे पहले तो मैं आपकी पहली प्रतिक्रिया चाहूंगा कि ये जो लगातार भारतीय पर्व को निशाना बनाया जा रहा है, पिछले साल भी हम लोग शायद आपके साथ बैठे हुए थे जब छठ के ऊपर में इस तरीके से जिहादियों का हमला हुआ था, और ना सिर्फ पूजा को भंग कर दिया गया था, अपवित्र कर दिया गया था, बल्कि जो श्रद्धालु थे उनको बीच पूजा को छोड़ करके भागना पड़ा था वहां से। लेकिन अभी तक 1 साल बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई वहां पर नहीं हुई है। इस लड़ाई को आप कैसे देखते हैं? कहां तक आपको लगता है कि क्या जो जिहादी शक्तियां बढ़ रही है नेपाल में, क्या नेपाल की जो सरकार है वो उसे समर्थन दे रही है? क्या उसे आगे बढ़ा रही है? क्या बैक सपोर्ट उसे दिया जा रहा है नेपाल सरकार की तरफ से? क्या कहना है आपका? यह सरकार की नहीं है जी, ये पूर्व नियोजित है। और इसकी कल्पना मैं विगत 10 वर्षों से कर रहा हूं कि नेपाल की ये स्थिति बनने वाली है और बनेगी, और वो दिखाई दे रहा है। अब विगत 10 वर्षों से मैं जहां भी कोई चर्चा होती है, मैं इस बात की चर्चा करता आया हूं। नेपाल की स्थिति भारत से थोड़ी अलग है। भारत में जहां 35-40% डेमोग्राफी में इस्लामिक लोग हैं, वहां पे खतरा अधिक है। नेपाल में जहां 18-20% इनकी आबादी है, वहां खतरा ज्यादा है। तो भारत और नेपाल के अंदर डेमोग्राफी चेंज का ये एक बड़ा फर्क है। बिल्कुल। आज भी नेपाल में जो राजनीतिक दल, अभी नेपाल में चुनाव हो रहे हैं, अब चुनाव में उनका एक लक्ष्य है, इस्लामिक संगठन के लोगों का एक लक्ष्य है, सीमावर्ती क्षेत्रों के जितने भी पद हैं उसको ज्यादा से ज्यादा कैसे हम उसके ऊपर काबिज हों। और यही लक्ष्य भारत के तरफ भी उनका रहता है। सीमाई भारत नेपाल सीमा के क्षेत्र पर जितने भी पद हैं, चाहे वो मुखिया के पद हो, विधायक के पद हो, सांसद के पद हो, उस पर काबिज होने की उनकी मंशा रहती है, या उनके समर्थन के लोग काबिज हों, इसी पर उनका प्रयास रहता है। तो अभी तो ये नेपाल की शुरुआत है। वहां का प्रशासन कुछ भी नहीं करेगा। मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूं कि वहां का प्रशासन उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करेगा, और हिंदुओं को ही वो मजबूर करेगा कि आप समझौता कर लीजिए, आप शांत रहिए, आप बर्दाश्त कीजिए, हम उस पर कोई कार्रवाई करने वाले नहीं हैं। और इसके पीछे तर्क क्या है? इसके पीछे का जो मुख्य कारण है राजनीति, क्योंकि वो वोट बैंक की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। और नेपाल की आबादी में प्रति वर्ष 2.5-3 करोड़ की आबादी के देश में मेरा अपना आकलन है कि 4 से 5 लाख लोगों को लाके वहां बसाया जा रहा है, बाहर से लाके बसाया जा रहा है, और साथ में उनको बजाबते नागरिकता का प्रमाण पत्र भी बड़ी आसानी से दिया जा रहा है, जबकि हिंदुओं के साथ इसमें भेदभाव होता है। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने। और अलार्मिंग सिचुएशन है राजेश जी, उसके खुद गवाह है किस तरीके से वो उन पे हमला हुआ, और उसके बाद FIR भी इन्हीं के खिलाफ जो है दर्ज कर लिया गया है। राजेश जी, एक चीज़, आप लोग जो ये हिंदू सम्राट सेना चला रहे हैं वहाँ पर नेपाल के भीतर में, क्या आपको लगता है, जैसा कि महेश जी कह रहे हैं और मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ महेश जी की बात से, क्या हिंदू वहाँ पर वोट बैंक नहीं है? क्या केवल मुसलमान जो लगातार अपनी संख्या एक योजनाबद्ध तरीके से बढ़ा रहे हैं
बाहर से लोगों को ला करके बसाया जा रहा है, घुसपैठ करवाया जा रहा है और उसके बाद डेमोग्राफी को चेंज करके वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम पे इम्पैक्ट डाला जा रहा है, उनको अपने प्रभाव में लिया जा रहा है ताकि उनके हिसाब से फैसले सरकार कर सके। क्या हिंदू वहाँ पर इतना कमज़ोर है कि ये स्ट्रैटेजी और ये जो रणनीति है, क्या हिंदू नहीं अपना रहे वहाँ पे? और नहीं अपना रहे तो क्यों नहीं अपना रहे? क्योंकि संख्या बल के आधार पे अगर कहें तो हिंदुओं की संख्या नेपाल में मुसलमानों से ज़्यादा है। राजेश, ऐसा है, जी। मुस्लिम तुष्टीकरण का राजनीति जितना भी हमारा पार्टी है ना, सारे की सारी पार्टी, एक भी पार्टी है जो हिंदू राष्ट्र का मुद्दा लेकर बैठा है, वो भी मुस्लिम तुष्टीकरण का राजनीति में इतना गंदी तरीका से फंसा है ना कि हम आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कोई भी पार्टी हिंदू का हित की बात ही नहीं करता, सब मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति में इतना डूब गया है कि अगर हिंदू पर इतना आक्रमण हुआ, एक भी पार्टी हिंदूवादी पार्टी कहलाने वाला भी पार्टी हमारे सपोर्ट में नहीं है। अब कम्युनिस्ट और कांग्रेस से क्या उम्मीद कर सकते हैं और समाजवादी से? ऐसा है हिंदू बिल्कुल का आप सही कर, हालत लेकिन नेपाल में। एक चीज मेरी समझ में नहीं आ रहा है। राजनीति में संख्या बल का एक महत्व होता है और जिसके पास संख्या ज्यादा होती है वो बार्गेनिंग उसकी उतनी मजबूत होती है पॉलिटिकल सिस्टम में। तो अगर नेपाल में हिंदुओं की संख्या ज्यादा है तो वो बार्गेनिंग पावर इसमें क्यों नहीं आ रही? मैं महेश जी आपसे समझना चाहूंगा कि अगर संख्या ज्यादा है तो फिर तुष्टीकरण जो है केवल मुसलमानों का क्यों? ऐसा है, जब चुनाव होता है तो मुस्लिम इस्लामिक संगठन वोट जो है एक जगह पड़ता है। तो अभी कई जगह का मैंने आकलन किया और देखा, तो कई जगह के चुनावी क्षेत्रों का हमने कुछ विवरण तलाशा, तो दिखावे के लिए कहीं कहीं तो 5-6 मुस्लिम कैंडिडेट लड़ाई में हैं, लेकिन वोट एक जगह जाएगा, तो भ्रम की स्थिति पैदा की जाती है। ओके। और 4-5 लोग हिंदू खड़े हो जाते हैं, तो उसमें जात पात, वो राजपूत, वो कुर्मी, वो भूमिहार, वो ब्राह्मण, वो यादव। और नेपाल में तो एक दल ने तो बिहार का फॉर्मूला अपना लिया, यादव मुस्लिम दलित वायन समीकरण पे अब वहां लड़ाई हो रही है। एक दल तो उसमें आगे बढ़ गए, वो यादव मुस्लिम का संगठन बना रहे हैं। तो नेपाल को देखिए, मैं आज भी दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं तो पहले सोचता था कि 10 से 15 बरस लगेंगे अभी उसको इस्लामिक राष्ट्र बनने में, लेकिन अब तो मैं समझता हूँ कि 5 से 6 वर्ष में वो जहां उनकी संख्या 35 और 40% हुई, उसके बाद तमाशा खत्म है। उसके बाद करना क्या है? उनका झंडा रहेगा, उनकी बातें रहेगी और हम लोग केवल डिस्कशन करते रहेंगे, डिबेट करते रहेंगे। हमारी भारत की भी सरकार और वहाँ की भी सरकार अपना बैंड बाजा बजाएगी। एक चीज मैं महेश जी और राजेश जी मैं आपसे भी जाना, सभी लोगों को सिचुएशन के बारे में पता है। जितने भी हिंदू संगठन नेपाल में काम कर रहे हैं, फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की लड़ाई जो भी संगठन वहां पर लड़ रहे हैं, उन सबको इस सिचुएशन के बारे में पता है कि मुसलमान जो है स्ट्रैटेजिकली जो है आपसे मजबूत है और योजनाबद्ध तरीके से अपनी संख्या वहां पर बढ़ा रहा है। लेकिन बावजूद इसके आप लोग जो है केवल मंच पे आकर के चर्चा करते हैं। मैं कहूँगा एग्रेसिव होकर के हिंदू कब आकर के सामने आएगा, और एग्रेसिवली जब तक वो अपने एजेंडे को आगे नहीं बढ़ाएगा तब तक वो अपने लक्ष्य के करीब भी पहुंच नहीं पाएगा। तो ये सारी चीजें जानते हुए आखिर ये फूट जो है क्यों है, क्यों नहीं एक साथ मिलकर के लड़ाई लड़ी जाती है उसमें? राजेश जी। नहीं जी, मुकेश जी मेरे को बोलने दीजिए। ठीक है महेश जी, जी बोलिए महेश जी। नेपाल के साथ एक विशेष एक समस्या क्या है, विगत हजारों वर्षों में नेपाल ने इन्वेजन नहीं देखा है। बिल्कुल। और वो स्वतंत्र रहा है बराबर, कोई वहां आक्रांता गया ही नहीं है। तो मैंने एक कार्यक्रम किया था वहां, तो वहां पे एक्स जुडिशियरी के लोग थे, एडवोकेट थे, प्रोफेसर थे। उन सबों के बीच में जब मैंने कहा कि डेमोग्राफी चेंज का अगर असर देखना हो तो आप अफगानिस्तान को देखें, ईरान और इंडोनेशिया की जब चर्चा की, तो कार्यक्रम के बाद लोगों ने कहा कि एक पढ़े लिखे जो कि एक रिटायर्ड जुडिशियरी के बंदे थे, उन्होंने कहा कि देखिए भाई साहब, हमको तो ये भी नहीं मालूम है कि अफगानिस्तान कभी हिंदू हुआ करता था। बहुत सारे लोग मिल जाएंगे भारत में भी ऐसे महेश जी आपको, नहीं जिनको नहीं पता तो नहीं मिलेंगे। नहीं सर, मैं भी ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं जिन्हें ये नहीं पता था कि अफगानिस्तान जो है
वो असल में पहले हिंदू राष्ट्र था। वहां तक हमारा जो हम लोग जब कहते हैं कि अखंड भारत, तो वो अफगानिस्तान से शुरू होता है, ये नहीं जानते हैं लोग, बहुत सारे लोग नहीं जानते जी। तो अभी क्या है कि नेपाल के लोगों को खास करके पहाड़ी मूल में जो अभी सबसे अधिक समस्या क्या आ रही है, देखिए अभी तराई में तो ये विचार अभी शुरू हुआ है। अभी लव जिहाद हमारे जो ये प्लेटर्न इलाका है, जो 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 मधेश इलाका है, वहां पे अभी उसकी समस्या उतनी ज्यादा नहीं है क्योंकि यहाँ विरोध शुरू हो जाता है। लेकिन पहाड़ में तो इतने सीधे साधे लोग हैं वो कि वहां आराम से इंटर रिलीजन वो मैरिज कर देते हैं अपनी बच्ची का, बिल्कुल। और उसमें उस समाज में कहीं इसकी चर्चा नहीं होती है। तो इसमें तो एक सामाजिक संजाल खड़ा करके वहां के गांव-गांव में जाके लोगों को जागृत करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। नहीं तो अब तो वो और भी लेट हो चुकी है, मेरे हिसाब से तो बहुत देर हो चुकी है। अब ये भी करने से कुछ लाभ होता मुझे तो नहीं दिखता है। मैं तो बहुत इसमें ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूं, मैं पेसिमिस्टिक हो गया हूं। बिल्कुल, पिछली बार भी आपसे जब बात हो रही थी आप इसी तरीके की चिंता जाहिर कर रहे थे, लेकिन चिंता जाहिर करने से केवल नहीं, वहाँ पर आगे बढ़ के लड़ाई लड़नी होगी। और राजेश जी जैसे जो युवा है, मुझे लगता है कि वो कुछ कर सकते हैं। राजेश जी, क्या जिस तरीके की लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं, चुनौती किस तरफ से आ रही है? क्या सरकार की तरफ से, या सिर्फ जिहादी की तरफ से, या दोनों तरफ से है? तो उसको काउंटर करने के लिए आपकी रणनीति क्या होती है? नहीं, देखिए, चुनौती तो पॉलिटिकली हम लोग फेस करते ही है। जितना भी राजनीति दल है वो तुष्टीकरण के राजनीति में फंस गया है। तो हिंदू अभियंता, हिंदू सबसे इतना नफरत करता है ना कि आप कल्पना नहीं कर सकते हो, है ना। वो एक मुस्लिम तुष्टीकरण के राजनीति तो एक हो ही गया। पॉलिटिकल प्रशासन ऐसा है कि पॉलिटिकल पार्टी वो हैंडल करता है। तो उस वजह से प्रशासन हमारे साथ है नहीं। समाज हमारा जो हिंदू समाज है वो भाईचारा निभाने में लगा है। अरे छोड़ दो क्या जो पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश का मुस्लिम अलग हो सकता है, लेकिन नेपाल का मुस्लिम अच्छा है। जब मैं उसको घटना सुनाता हूँ कि 2017 में मुन्ना लाल यादव को घेट रेत दिया गया था, क्यों कि मस्जिद के सामने एक मूर्ति भसाने जा रहा था, तो मुस्लिम लोग ने बोला कि नहीं ले जा सकते तुम मूर्ति भसाने मस्जिद के सामने, वहीं पर मार दिया। तो वो घटना बताता हूँ। राधे श्याम पटेल का हत्या हो गया आपका रोहतक जिला, बारा जिला में, सिर्फ छठ मनाने पर। मुस्लिम बहुल क्षेत्र में मुस्लिम बोला कि तुम लोग लाउड स्पीकर नहीं बजा सकते हो। उस कारण उसको इतना मारा गया कि 2 महीने के बाद उसका देहांत हो गया। तीसरे घटना हो गया आपका भक्कर, मतलब थोड़े ही दिन हुआ, लास्ट सरस्वती पूजा में मुस्लिम बहुल क्षेत्र से हमारा जो सरस्वती। बिल्कुल राजेश जी, ये तो है घटनाएं आप जो कह रहे हैं, कुछ घटनाएं मुझे भी पता है। तो अब आप लोग अटैकिंग मोड में क्यों नहीं करते? काउंटर कैसे करेंगे? आप जब हिंदू समाज वहां पर है, वहां सब चीज है, तो आप भी अटैक कीजिए, आप भी कीजिए उस तरीके से। आप लोग काउंटर, संख्या बल तो आपके पास भी है ना, काउंटर क्यों नहीं करते? देखिए ऐसा है, काउंटर करने के लिए हमारा समाज उस तरीका से रेडी नहीं है। कम से कम मानसिक तौर पर जो होता है ना माइंडसेट, वो नहीं तैयार हो रखा। हम लोग युवा है, कुछ युवा है जो सोशल मीडिया और न्यूज हम लोग अपडेट करता रहता है कि नेपाल में कहाँ घटना हुआ, हिंदू पर कहाँ दमन होता है, तो हम लोग उजागर करते। वो मीडिया वाला नहीं करते। सबसे बड़ा तो मीडिया वाला काम करता है, वो राजनीति दल का पसलगू बन के बैठा है, तो वो उजागर नहीं होने देता है। बिल्कुल, मतलब शासन, प्रशासन, मीडिया, सब लोग जो है एक साथ मिले हुए हैं, और हिंदू बिल्कुल नेपाल में अकेला पड़ गया है। और उस लड़ाई को जीतने के लिए आपको एक नई रणनीति के साथ आगे बढ़ने की बहुत ज़रूरत है। मैं इसी एक, मतलब समय कम है हमारे पास, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, नेपाल में अगर इस तरीके से चेंजेज होते हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं कि 5-10 साल भी नहीं लगेंगे, 10 साल के भीतर ही अगर वहाँ पर इस्लामिक स्टेट बनता है, भारत के लोगों को क्या असर पड़ेगा? भारत पे, नेपाल में जो अगर चेंज होता है इस तरीके से पॉलिटिकली या डेमोग्राफी अगर वहाँ पर चेंज होती है, तो भारत को कितना झेलना पड़ेगा? क्योंकि अभी भी भारत की जो सीमावर्ती इलाके हैं वो अभी भी झेल रहे हैं हम लोग। और लगातार पिछले प्रोग्राम में हम लोगों ने बात करी थी कि किस तरीके से वहाँ पर मस्जिदों की संख्या, मदरसों की संख्या और इलीगल जो इमिग्रेंट्स जो हैं वहाँ पर आ रहे हैं, घुसपैठिए आ रहे हैं वहाँ पे, और वहाँ की डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भारत के जो सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ पर तो हम देख रहे हैं किस तरीके की चीज़ें बदल रही है। बाकी देश की राजनीति पे क्या असर पड़ेगा? क्या आपको लगता है कि नेपाल के बाद बारी अब भारत की है? साहब 1750 किलोमीटर लंबी जो है ये भारत नेपाल की सीमा है। और स्थिति अगर बिहार में देखें तो बिहार, नेपाल, बांग्लादेश, आसाम, मेघालय, सिक्किम,
अगर उस कॉर्नर पर अगर आप देखें तो वहाँ एक बहुत छोटी पट्टी है जिसको चिकन नेक के नाम से जानते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो इनका जो मकसद है एक नए इस्लामिक राष्ट्र की संरचना है। इनका एक मकसद चिकन नेक के माध्यम से भारत को तोड़ना है, इनका एक मकसद। और ये खीस पाकिस्तान में बैठ के लोग ये खीस 1947 से लेकर 1965 और 71 की जो एक खीस है उनके पास जी, उस खीस को ये निकालने में लगे हुए हैं। मेरे को कहने में कहीं इसमें दिक्कत नहीं है, कोई गुरेज नहीं है। शरजील इमाम ने तो खुलेआम कहा भी था, ये शरजील इमाम जो है, शरजील इमाम ने तो कहा भी था जो उस चिकन नेक को अगर बंद कर देंगे तो बिल्कुल। सवाल है 10 मिनट के लिए पुलिस हटा दो उस बयान पे, उसका कोई विरोध नहीं करता है। और हमारे कोई संत कुछ बोल देते हैं इनडायरेक्ट तो मीडिया से लेके सरकार तक सबको हिल जाते हैं, समझेगी नहीं? बिल्कुल। तो आपको बचाएगा कौन? और अब तो विश्वास प्रेजेंट एग्जिस्टिंग जो पॉलिटिकल सिस्टम हमारे इंडिया का है उस पर से भी अब धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ विश्वास उठना शुरू हो गया। और तो मैं आपके चैनल से ये डिमांड करता हूं मैं, और ये बात मैं आपको भी आपके सामने रखना चाहता हूं कि बिहार के वो 3-4 जिले जो हैं, किशनगंज, पूर्णिया, ये जो जिले हैं 3-4 जिले हैं, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया जो जिला है, इसको बिहार से अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए, अति शीघ्र केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए। उसकी कमान केंद्र सरकार के पास रहनी चाहिए, नहीं तो ये स्थिति यानी बहुत बुरी तरह बिगड़ चुकी है। और मैं इसकी ज्यादा चर्चा क्या करूं मैं अब तो सवाल नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं भी समझ रहा हूं और वहां की खबरें भी हमारे पास आती है, हम उसको दिखाते भी हैं। इससे पहले भी हम प्रोग्राम कर चुके हैं। चिंता हमारी भी वही है, लेकिन सिस्टम तो अपने हिसाब से काम करता है। यही तो चिंता है कि सिस्टम अपने हिसाब से काम करता है और समय निकल जाने के बाद जो है लकीर के वो हम पीटते रहते हैं और चीज़ें हाथ से निकल जाती है। तब हमें होश आता है कि अगर पहले संभल गए होते तो शायद चीज़ें इतनी बिगड़ती नहीं। फिलहाल हमारे पास समय की कमी है। दोनों मेहमानों से मैं क्षमा मांगते हुए प्रोग्राम को खत्म करूंगा। आपको धन्यवाद भी करूंगा, महेश अग्रवाल जी आपका, राजेश यादव जी आपका, जो आप हमारे साथ आए और अपनी अपनी बातें आपने साझा की। और जो राजेश यादव जी है, मैं तो उनकी लड़ाई में मैं साथ हूं और जहां तक हो सकता है उनकी लड़ाई को आगे बढ़ाने में पूरा सुदर्शन परिवार उनके साथ में है। लेकिन जिस तरीके से नेपाल में घटनाएं हो रही है, जिस तरीके से नेपाल पर जिहादी कब्जा करने की साजिश कर रहे हैं और इस साजिश में जिस तरीके से लगातार कामयाब होते भी दिख रहे हैं, अगर ऐसा हुआ नेपाल पर जिहादी अगर वहां पर मजबूत होते हैं तो इसका असर केवल नेपाल पर नहीं बल्कि भारत पर भी इसका असर पड़ेगा। और इसके लिए जरूरी है कि भारत सरकार और नेपाल में जो भारत की एम्बेसी है वो काम करे और वहां पर जो हिंदू संगठन फिर से नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की मुहिम में लगे हुए हैं उनको आगे बढ़ाएं, उनको समर्थन दें और जिस तरीके से चाहते हैं समर्थन उस तरीके से दें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में फिर से नेपाल जो है हमारे लिए जो अब तक हमारा मित्र देश रहा है, हो सकता है कि वह हमारा दुश्मन देश बन जाए और उसकी जो प्रतिक्रिया है, उसका जो रिएक्शन है वो हमें और आपको भी झेलना पड़े। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।